मानसून की शुरुआत से पहले भारत के कुछ हिस्से में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला विपर्जॉय चक्रवात का, जिसकी वजह से ऐसा अनुमान लगाया गया कि मानसून लगभग सप्ताह भर लेट पहुंचा। इसका भारत की जो भी फसलें हैं, भारत में सब्जियों का उत्पादन है, भारत में दलहन या जो अनाज की फसलें हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करेंगे भारत के मानसून का फूड इन्फ्लेशन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस पर। आइए देखते हैं हमारे विषय को। हमारा विषय है मानसून और खाद्य मुद्रास्फीति, क्या है स्थिति और आने वाले समय में यानी इस पूरे वर्ष में क्या स्थिति हमें मिलने की संभावना है। सबसे पहले आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है। सेशन को शुरू करने से पहले सूचना यह है कि वर्ष 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन और सीसेट के कोर्स को लॉन्च किया जा रहा है, जो कि ऑनलाइन मोड पर है, यानी दृष्टि लर्निंग ऐप पर ही क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। इससे जो भी जुड़ी आपको जानकारी चाहिए है वह आप दिए हुए नंबर पर विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 9311406441। इसके अलावा आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हम इनफोकस का जो भी सेशन लेके आते हैं, एपिसोड लेके आते हैं, उससे जुड़ी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल इनफोकस दृष्टि आईएएस को, जो कि टेलीग्राम चैनल है, इस पर इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज की खबर को। खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर थी मानसून एंड फूड इन्फ्लेशन आ स्टेटस चेक। आइए देखते हैं कि मानसून का फूड इन्फ्लेशन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सामान्य शब्दों में यदि हम इन्फ्लेशन का मतलब समझें तो इसे हिंदी में मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है कि किसी वस्तु की प्राइस में या वस्तु का जो मूल्य है उसमें वृद्धि हो जाना, इसे हम मुद्रास्फीति के रूप में लिखते हैं सामान्य रूप से। ठीक है, और ये दो कंडीशन में अप्लाई होती है, एक तो मांग और दूसरी आपूर्ति। मांग यानी किसी वस्तु को लोग कितना मांग रहे हैं, उसकी डिमांड कितनी है, इस पर भी यह आधारित है, और उसकी आप कितनी आपूर्ति सुनिश्चित कर पा रहे हैं, मार्केट में आप उसे कितना दे पा रहे हैं, प्रोवाइड कर पा रहे हैं लोगों को, इस पर भी डिपेंड करती है कि वस्तु की मुद्रास्फीति कैसी होगी। ये तो हमने देखा मुद्रास्फीति के बारे में, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। हमने खबर को देख लिया, अब हम देखेंगे यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। इसके बाद जानेंगे कि चूंकि मानसून आया है और जो बारिश हुई है वह भारत के कई अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से हुई है, तो इसका बुआई पर क्या असर हुआ है यह भी देखेंगे, और आने वाले समय में बुआई पर इसका क्या असर पड़ने वाला है यह भी जानेंगे। इसके बाद अल नीनो से कैसे सावधानी बरती जाए, क्योंकि भारत में फसल या अनाज का उत्पादन एक महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य है, इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद समझेंगे इसके दुष्परिणाम को, क्योंकि अल नीनो के कुछ दुष्परिणाम आने वाले भविष्य में देखने को मिलने वाले हैं, उसके बारे में भी समझेंगे। फिर जानेंगे अन्य फसलों के बारे में, जैसे दालें और खाद्य तेल पर जो मानसून है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और अल नीनो का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसके बाद समझेंगे दूध और सब्जियों के उत्पादन में मानसून का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और आगे आने वाले समय में इनकी कीमतों में क्या स्तर हमें देखने को मिलेगा, इसके बारे में समझेंगे। आज के सेशन में प्रश्न नहीं होगा, लेकिन आपको जवाब देना होगा जो हम कमेंट सेक्शन में प्रश्न पिन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, और इसके अलावा आपको एक और बात का जवाब देना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस प्रश्न के किस पेपर से संबंधित है। आपको खंड का नाम भी बताना है कि यह किस खंड से संबंधित है। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं खबर चर्चा में क्यों आ गई है। यदि खबर के चर्चा में बने रहने के पीछे जांच करें तो हम सभी जानते हैं कि इस बार जो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश कर रहा था उसमें लगभग एक सप्ताह की देरी देखने को मिली है, जिसका मुख्य कारण बताया जा रहा था क्योंकि उस समय विपर्जॉय चक्रवात काफी चर्चा में था। ठीक है, इसकी वजह से यह अरब सागर वाले क्षेत्र में यह काफी चर्चा में था उस समय। इसकी वजह से ऐसा माना जा रहा था कि मानसून एक सप्ताह या 7 दिन क्या हो गया है, देरी से भारत में प्रवेश किया है। इसके बाद यह भी देखा जा रहा था कि मानसून की शुरुआत बेहद खराब हुई इन क्षेत्रों में। पहले 2 हफ्तों के दौरान देश में बारिश सामान्य, जो कि दीर्घकालिक औसत रूप से यदि हम देखें तो सामान्य से 52.6% कम देखी गई थी, और यह खासकर महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए, तमिलनाडु के कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाए तो दक्षिण भारत में इस समय मानसून काफी कम देखा गया था। पूरे पूर्वी और दक्षिणी भारत में कम बारिश देखने को मिली थी। इसके अलावा
जून के अंतिम सप्ताह में लौटते हुए मानसून से निर्धारित समय से 6 दिन पहले पूरे देश को इसने कवर कर लिया, यानी कुछ और क्षेत्रों में जहां पर बारिश नहीं हुई थी फिर उसके बाद बारिश हुई। और बाद में अंत तक क्या देखने को मिला कि इस बार बारिश 1 जून से 30 जुलाई तक कुल मिलाकर 6% अधिशेष में बदल गई। जहां शुरुआत में ऐसा देखा जा रहा था कि कम बारिश हुई है, फिर अंत में क्या हुआ, बारिश ठीक ठाक मात्रा में हुई और से 6% अधिशेष के रूप में इसे फिर बाद में प्राप्त किया गया। ये तो हमने देखा मानसून कैसे आया भारत में। आइए जानते हैं कि मानसून का बुआई पर क्या असर पड़ने वाला है। मानसून की यदि हम बात करें तो जानते हैं कि हमारे देश में जो फसलें हैं वे मानसून पर निर्धारित हैं। मानसून कैसे प्रवेश करता है, कितनी बारिश होती है, किस क्षेत्र में बारिश होती है, उसी हिसाब से यहाँ पर फसलों की बुआई की जाती है। मानसून के बदलाव से खरीफ फसल की बुआई में वृद्धि देखने को मिली है, यानी जहां पहले ऐसा माना जा रहा था मिड जुलाई तक कुछ खास क्षेत्रों में ही धान की बुआई हुई थी, लेकिन जैसे ही यहाँ मात्रा बढ़ गई है जुलाई के बाद बारिश की, या जुलाई के आसपास कुछ अन्य क्षेत्रों में भी बारिश होने लगी, इसके बाद फिर क्या हुआ कि बुआई में खरीफ की जो फसल है उसकी बुआई में वृद्धि देखने को मिली है। यदि दालों को छोड़ दिया जाए तो खासकर चावल में देखने को मिला है कि इसकी बुआई फिर अन्य क्षेत्रों में और बढ़ गई है। इसके अलावा खरीफ की अधिकांश बुआई मध्य जून से मध्य अगस्त के बीच तक यहाँ पर होती है और फिर आगे विस्तारित होती है जैसे जैसे मानसून का प्रभाव देखने को मिलता है भारत में या अलग अलग क्षेत्रों में। जून जुलाई की बारिश से क्षेत्र कवर का अंदाजा लगाया जाता है, यानी हमारे यहाँ जो जून जुलाई की बारिश होती है वह अंदाजा लगाती है कि पूरे क्षेत्र में या भारत में किन किन क्षेत्रों में कृषि को अब इस क्षेत्र को कवर कर लिया गया है। यानी इस बारिश के हिसाब से ही बुआई होती है और बुआई के बाद फिर अनुमान लगाया जाता है, डेटा निकाला जाता है कि आज इस बार की बारिश के बाद इतने क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के रूप में कवर कर लिया गया है, इतने क्षेत्र में बुआई हुई है। यानी कि एक सरकारी आंकड़ा भी हमारे पास इससे संबंधित होता है। इसके बाद यदि हम अगस्त सितंबर की बारिश की बात करें कि इसका क्या प्रभाव होता है, तो दरअसल अगस्त सितंबर की बारिश का प्रभाव होता है पहले से बोई गई फसलों की पैदावार के लिए काफी अहम मानी जाती है। इसके अलावा जलाशयों और तालाबों को भरने के लिए काफी अहम मानी जाती है, भूजल तालिका को रिचार्ज करने के लिए काफी मददगार साबित होती है और जो रबी की शीतकालीन फसल है यानी रबी की शीतकालीन बसंत फसलों के लिए इस नमी की आपूर्ति के लिए यह बारिश काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मानसून और खरीफ की बुआई दोनों इस बार अच्छी होने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि मानसून अच्छा हुआ है इस वजह से खरीफ की जो बुआई है वह भी अच्छी देखने को मिली है। तो ये तो हमने देखा बुआई पर क्या असर है। पाइए जानते हैं अल नीनो से कैसे सावधानी हमें देखनी होगी फसल के संदर्भ में और अल नीनो का लेवल अभी तक विभिन्न एजेंसियों ने क्या बताया है। यदि हम इसकी बात करें, देखिए कृषि की जो शुरुआत है केवल वही अच्छी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। पूरे वर्ष भर मौसम की घटनाएं क्या है, जलवायु घटनाएं क्या है, ये भी कृषि को काफी अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। ऐसे में कृषि की अच्छी शुरुआत पर्याप्त नहीं मानी जाएगी, बल्कि कृषि में जो अनिश्चितता है वह अल नीनो से संबंधित है। आने वाले समय में, चूंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा माना जा रहा था कि अल नीनो का प्रभाव 5 से 7 वर्षों में ही दिखाई देने को या दिखाई पड़ता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में ऐसा पाया गया कि इसका हर एक साल, हर दूसरे साल इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, फसलों में भी और मौसम में भी, जलवायु में भी। तो ऐसे में अल नीनो के प्रभाव के बारे में पहले से कैसे कह दिया जाता है, तो कुछ जो एजेंसी हैं उन्होंने इसके बारे में बताया भी है। बात करें अल नीनो की है क्या, तो इक्वाडोर और पेरू के तटों पर मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के पानी का असामान्य रूप से गर्म होना, जिससे भारत में जो बारिश होती है, वर्षा होती है, यह इसको सप्रेस कर देता है। आइए देखते हैं इक्वाडोर और पेरू कहां पर है। देखिए यह है साउथ अमेरिका का मैप, और साउथ अमेरिका के मैप की यदि हम बात करें तो यह है इक्वाडोर वाला क्षेत्र और यह है पेरू। ठीक, तो यहां पर जो प्रशांत महासागर वाला हिस्सा है, मध्य प्रशांत महासागर वाला हिस्सा है, यहां का जो महासागरीय जल है इसका जो सतही लेवल है ऊपर वाला, यह सामान्य रूप से भी अधिक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, या कह दिया जाता है कि इसका जो सतही तापमान है या तापन है वह बढ़ जाता है सामान्य जो इसकी स्थिति है उसकी तुलना में। तो इसे ही कह दिया जाता है क्या कि इसकी वजह से भारत के आसपास जो वर्षा है उसे यह सप्रेस करता है, इसके प्रभाव को कह दिया जाता है अल नीनो का प्रभाव।
अधिकांश वैश्विक मौसम एजेंसियां अल नीनो के न केवल बने रहने बल्कि वर्ष 2023-24 की सर्दियों तक इसके मजबूत होने का अनुमान लगाई है। उन्होंने पाया है कि आने वाले समय में, सर्दियों के समय में यह अधिक मजबूत हो सकता है, यानी इसका प्रभाव भारत की फसल पर भी पड़ सकता है, इसकी सब्जियों पर भी पड़ सकता है। सर्दियों के महीनों के दौरान अल नीनो धीरे धीरे और अधिक मजबूत हो जाता है। यह पाया गया है विभिन्न एजेंसियों की यहाँ पर जो उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट निकाली है उसमें। ये तो हमने देखा अल नीनो का प्रभाव, और भी कई दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसे अभी जो बारिश हुई, अब उसके बाद की यदि बात करें तो अगस्त में धीरे धीरे मानसून क्या होगा, कमजोर होगा, और वर्षा की जो गतिविधियां हैं वह उत्तरोत्तर आगे जाते जाते कमजोर होने लगेंगी या कम होने लगेगी। इसका प्रभाव भी रबी सीजन की फसलों पर पड़ने की संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें सर्दियों के समय में, दरअसल सर्दियों में बारिश कम तापमान को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, खासकर गेहूं के लिए। लेकिन जब चूंकि ऐसा माना जा रहा है आने वाले समय में वर्षा भी कम होगी, इसकी गतिविधियां भी कम होंगी, तो सर्दियों में बारिश भी कम होगी और अल नीनो का भी प्रभाव पड़ेगा, यानी गेहूं की फसल को दोहरी मार होने की संभावना बताई जा रही है कई विभिन्न एजेंसियों के द्वारा। अब आइए जानते हैं कि आखिर इसके क्या दुष्परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं और अभी कुछ दिन पहले तक भारत में क्या स्थिति रही है अनाज की। 1 जुलाई को 71.1 मिलियन टन पर सरकारी गोदामों में चावल और गेहूं का भंडार 5 साल से जो पिछले हमारा रिकॉर्ड रहा है उसमें सबसे कम देखने को मिला है। यहाँ हमारे पास जो गोदामों में इससे पहले 1 जुलाई तक का जो डाटा हमारे पास उपलब्ध है उसमें चावल और गेहूं का भंडार सबसे कम देखने को मिला है पिछले 5 सालों में। हालांकि जब इस बार मानसून अच्छा हुआ है तो जो धान की बुआई है वह भी बढ़ी है, तो यहाँ जुलाई के मध्य के बाद चावल का रकबा बढ़ने की संभावना है और चावल का रकबा पिछले कुछ समय में बढ़ा भी है गोदामों के अंदर। यदि समय पर बारिश हुई होती तो किसानों ने अधिक लंबी अवधि वाले किस्मों को लगाया होता या उपजाया होता। क्योंकि हमने देखा कि 1 हफ्ते डिले हुआ है कई ऐसे क्षेत्र में जहां पर किसानों को लंबी अवधि वाली धान बोनी चाहिए थी और उनका मन था बोने का, लेकिन मानसून लेट पहुंचा, इसलिए वहां पर उन्होंने कम अवधि वाली धानों को बोआ है, जिसकी वजह से जो कम अवधि वाली धान होती है या अनाज होते हैं उनकी जो उपज है वह कम होती है। अधिक अवधि वाली जो अनाज होते हैं उनकी उपज जो कम अवधि वाली है उसकी तुलना में अधिक होती है। तो ऐसा माना जा रहा था, चूंकि उन्होंने क्या कर लिया कि कम अवधि वाली किस्मों को उन्होंने लगा दिया, जिससे जो अब प्रति हेक्टेयर 1 से 2 टन अतिरिक्त उपज होती है हमें अब नहीं मिल पाएगी। कुछ और क्षेत्र भी देखे गए, जैसे पंजाब और हरियाणा के आसपास जो व्यास नदी वाला क्षेत्र था, सतलुज नदी वाला जो क्षेत्र था, यहां पर किसानों ने क्या किया है, धान को दोबारा इनकी रोपाई की है, ऐसा देखने को मिला है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी हमने देखा कि बाढ़ की बहुत अधिकता की वजह से उस पूरे क्षेत्र की जो फसलें हैं वो लगभग नष्ट हो गई हैं और जलमग्न हो गई हैं। इस वजह से यहां पर भी अब वापस से कम बुआई जो शुरू होगी, अब क्या होगी, कम अवधि वाली होगी, जिसका उत्पादन अब क्या होगा, कम होगा, है ना। ये हमने अभी पढ़ा भी, यानी यहाँ पर अब जो पुनः रोपाई होगी फिर से वह कम अवधि वाली किस्मों की होगी और आमतौर पर इससे हमें कम उपज प्राप्त मिलती है। ऐसे दुष्परिणाम देखने को मिले किसकी, मानसून की वजह से ही। और अल नीनो की आशंका के कारण चावल के साथ साथ गेहूं के उत्पादन पर भी अनिश्चितता बढ़ गई है, जो कि हमने अभी देखा भी, क्योंकि आने वाले समय में गेहूं पर दोहरी मार पड़ने की संभावना है। जून में सालाना आधार पर 12.7% खुदरा अनाज मुद्रास्फीति में वृद्धि देखने को मिली है और आगे आने वाले समय में यदि दोहरी मार पड़ती है गेहूं में तो मिलने की संभावना भी है। गन्ने पर अल नीनो का क्या असर होगा यह देखना बाकी है, देखेंगे कब, जब गन्ने की उपज या इससे संबंधित कोई तथ्य बाहर निकलकर सामने आता है। अब आइए जानते हैं कि अन्य फसलें जैसे दालों और खाद्य तेल की क्या स्थिति है। बात करें यदि हम दालों के संदर्भ में तो अरहर के रकबे में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि कई क्षेत्रों में यहां पर लोगों ने इसे बोना कम कर दिया है। इसके अलावा यदि इसके कारण की बात करें, इसका मुख्य कारण क्या है कि इसमें गिरावट देखने को मिली है, तो मुख्य रूप से जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना वाले क्षेत्र थे, यहाँ पर उगाई जाने वाली यह मुख्य फसल है और यह लगभग 150 से 180 दिनों तक उगाई जाने वाली फसल है। यहाँ आमतौर पर बुआई के दौरान बारिश की कमी देखने को मिली है और बारिश की कमी की वजह से इस क्षेत्र में क्या हुआ है, लोगों ने इसे बोना यहाँ पर कम कर दिया है। उड़द में भी गिरावट देखने को मिली है, यानी सबसे बड़े उत्पादक राज्य जो कि मध्य प्रदेश है उड़द के संदर्भ में, तो यहाँ पर किसानों ने सोयाबीन और मक्का को बोना अधिक बेहतर विकल्प के रूप में माना। राजस्थान में अच्छी बारिश से मूंग की बम्पर फसल होने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि मूंग की फसल
उड़द की फसल के संदर्भ में ही 65 से 75 दिनों की फसल है। और यदि अब हम बात करें दालों के संदर्भ में ही, तो पर्याप्त चना स्टॉक होने वाला है। यहाँ पर बंग पर मूंग का उत्पादन भी होने वाला है। मसूर के आयात से दालों की कीमतों पर लगाम भी लगने वाली है, यानी आने वाले समय में मसूर, अरहर, उड़द के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगने की वजह से इनका ठीक ठाक उत्पादन देखने को मिलेगा भारत में। ये तो हमने देखा दालों के संदर्भ में। आइए जानते हैं खाद्य तेल की क्या स्थिति है। खाद्य तेल की मुद्रास्फीति भी कम रहने की संभावना बताई जा रही है। समाप्त होने वाले इस वर्ष में 15 मिलियन टन तक पहुंचने का इसका अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि नया स्तर या उच्चतम स्तर देखने को मिलने वाला है। किसके संदर्भ में, हमें ध्यान रखिएगा, खाद्य तेल के संदर्भ में। इसके अलावा कई ऐसी स्थितियां भी निकलकर सामने आई, जैसे रूस और यूक्रेन के मध्य वॉर चल रहा है, तो कई ऐसी स्थितियां हैं जहां पर रूस ने सप्लाई करना बंद कर दिया है। सूरजमुखी की जो उपलब्धता थी वह भी कम हो रही है। तो अब क्षेत्रीय जो रीजन है, लोग अपना खुद का तेल उत्पादन यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका लेवल हम देश के लेवल पर ही देखें तो उच्चतम स्तर हमें देखने को मिलने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें पिछले एक महीने में 10 से 15% बढ़ गई हैं, इसी वजह से, क्योंकि कई क्षेत्रों से उत्पादन अब यहाँ पहुंच नहीं पा रहा है। हमने देखा रूस यूक्रेन की वजह से बाधित हुए हैं मार्ग से लेकर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में अधिशेष मानसून वर्षा से इस बार सोयाबीन, मूंगफली और तिल की उत्कृष्ट घरेलू पैदावार देखने को मिली है। इसके अलावा इससे बढ़ती वैश्विक कीमतों के कारण आयात में होने वाली कमी की भरपाई हम घरेलू लेवल पर ही करने वाले हैं। हमने देखा किसके बारे में, अब दालों और खाद्य तेल के बारे में। आइए जानते हैं दूध और सब्जियों की क्या स्थिति है। यदि दूध की बात करें तो फरवरी मार्च में अभूतपूर्व कमी इसमें देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में मानसून में आनी विविधता की वजह से चारे की उपलब्धता हो गई है और कई भैंसों और गायों की जो गर्भावस्था है वह इस समय सबसे बेहतरीन मानी जाती है कि अब यहाँ पर दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। गाय की मक्खन और जो स्किम्ड मिल्क पाउडर है, इसकी कीमतों में क्रमशः उस समय जब काफी कमी देखी गई थी दूध में, क्रमशः 430 से 435 रुपए और 315 से 320 रुपए की वृद्धि देखने को मिली थी, जो कि उस समय काफी बड़ी वृद्धि मानी जा रही थी डायरेक्ट। फिर उसके बाद जब प्रोडक्शन बढ़ा, चारे की पूर्ति सुनिश्चित हुई और कई ऐसे क्षेत्रों में जहां पर दूध का उत्पादन बढ़ गया, उसकी वजह से फिर मक्खन की कीमतों में गिरावट आई, जो क्रमशः 360 से 370 रुपए, और जो हमारा स्किम्ड मिल्क पाउडर था उसमें भी 260 से 270 रुपए के स्तर पर गिरावट देखने को मिली। दूध उत्पादन सर्दियों के दौरान चरम पर होगा, ऐसा संभावना है, क्योंकि हमने बात भी की कि मानसून ठीक हुआ है और आने वाले समय में जो भैंस और गाय हैं उनकी गर्भावस्था भी अपनी पूर्णता को प्राप्त होगी। तो अगले आने वाले मार्च और अप्रैल तक इसका स्तर सबसे उच्च होने की संभावना है इस वर्ष के संदर्भ में। सब्जियों में भी ऐसा ही कुछ उम्मीद की जा रही है। सब्जियों की मुद्रास्फीति उतनी आसानी से गिरनी चाहिए जितनी आसानी से यह बढ़ी है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि मानसून के बाद अब लोगों ने फिर से सब्जियों को उपजाना शुरू कर दिया है, जो कि एक अच्छे संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ये हमने देखा किसके बारे में, दूध और सब्जियों के संदर्भ में, जो कि आने वाले समय में हम कहें अभी जो टमाटर की जिस हिसाब से हालत है उस हिसाब से सब्जियों की जो लेवल है आने वाले समय में सुधरने की संभावना है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।